अब हम देखें कि आखिर व्यापारियों का, व्यापारी कंपनियों का, पादरियों का वहां पर आगमन कब हुआ, कैसे हुआ और उसका क्या कारण था, उनका उद्देश्य क्या था। तो इसको हम लोग ऐसा समझे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा वास्को डी गामा की खोज से लोग इस क्षेत्र में आने जाने लगे, क्योंकि अब उसने एक समुद्री रास्ता खोज दिया था भारत पहुंचने का। और इसी क्रम में ये चूंकि पुर्तगाल के थे, तो पुर्तगाली लोगों ने वहां पर अब अपना आना जाना शुरू किया। तो निश्चित तौर पर व्यापारी आएंगे जाएंगे, जो सबसे पहले व्यापारी ही कहीं पर आना जाना शुरू करते थे अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और इस खोज से व्यापारी वर्ग को ज्यादा फायदा हुआ था। व्यापारियों के साथ साथ धर्म के जो प्रवर्तक थे, पादरी वगैरह, यह भी उस देशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यानी व्यापारी और धर्म के पुजारी, ये दोनों जाते थे, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, जो सत्ता थी, वह साम्राज्यवादी नीति का पक्षधर थी। यानी उसका उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना, अपना उपनिवेश कायम करना। क्योंकि उपनिवेश कायम करने का दो कारण होता था। पहला कारण होता था कि अपने यहाँ वहाँ से अपने उद्योग के लिए या अपने प्रयोग के लिए कच्चा माल प्राप्त करें। जैसे कि इन क्षेत्रों में कोयला, टीन, टंगस्टन, जस्ता, क्रोमियम, रबर, ये बहुतायत में पाया जाता था। तो यह प्राप्त करना, और दूसरा अपने उत्पादित सामानों का एक बाजार तैयार करना। जो सामान उनका बना उनके यहाँ तैयार होता है, उसकी खपत के लिए एक बाजार तैयार करना, बाजार खोजना, और यही उपनिवेशवाद का मुख्य कारण होता था। इन लोगों ने, व्यापारियों ने अब इस दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अपना रुख किया, क्योंकि उन्हें एक नया क्षेत्र मिला वास्को डी गामा की खोज के बाद। तो पुर्तगालियों के साथ साथ वहाँ स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांस, यहाँ के व्यापारी और यहाँ के पादरी इस क्षेत्र में आने जाने का इन लोगों ने सिलसिला शुरू किया, और वहाँ के जो भी अर्थव्यवस्था थी उससे उन लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया। सिर्फ इसमें फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसकी रुचि इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करने की थी। बाकी जो थे, चाहे तो पुर्तगाली हो या स्पेन हो, हॉलैंड के डच हो, या फिर इंग्लैंड के लोग हों, इंग्लैंड की सत्ता हो, इंग्लैंड के व्यापारी हों, इनका मूल उद्देश्य था सिर्फ वहाँ व्यापार करना, अर्थोत्पादन करना, पैसा कमाना। लेकिन फ्रांस चाहता था कि मैं वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करूं, क्योंकि फ्रांस, भारत में उसकी पराजय हो गई थी। चीन में उसने, चूंकि यह चीन और भारत दोनों इंग्लैंड का उपनिवेश हो चुका था, वहाँ के जो प्रदेश थे, तो वह चाहता था कि एक ऐसा भारत और चीन के मध्य में एक ऐसा जगह वह रहे जहाँ पर वह अपनी सत्ता स्थापित करे और भारत और चीन पर वह नियंत्रण रख सके। क्योंकि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, 3 कर्नाटक का युद्ध, उसमें ये अपनी सत्ता स्थापित कर भी नहीं पाया था, और कर्नाटक युद्ध के बाद वो भारत से पूरी तरह उखड़ चुका था। तो उसकी, फ्रांस की इच्छा थी कि ये हिंद चीन प्रक्षेत्र में अपना कब्जा करे और अपनी सत्ता स्थापित करे। और इसी क्रम में इसने वहाँ पर अपना पांव पसारना शुरू किया। वहाँ के जो लोग थे, तोकिन, अम्मान, कोचिन चीन, उन लोगों ने इसका विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी सत्ता आकर इनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए,
इस फ्रांसीसी प्रभुत्व का उन लोगों ने घोर विरोध करना शुरू किया, लेकिन कोई बहुत फायदा हो नहीं रहा था। 1510 ईस्वी में मलक्का को केंद्र मानकर और यहीं से इस पर कब्जा करके फ्रांस ने अपना अधिकार इस क्षेत्र पर करना शुरू किया। हालांकि 1787 ईस्वी से वह कोचीन चीन पर अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था और कोचीन चीन से इसने संधि कर ली 1787 में। जब वियतनाम का ही एक क्षेत्र था, कोचीन चीन पर से इसने संधि की और संधि करके उसने वहां पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। अब उसके बाद फिर 1862 में इसने अन्नाम में अपनी सेना भेजी और वहां पर अपना प्रभुत्व जमाया। अगले ही साल 1863 में इसने कंबोडिया को अपने अधिकार में किया और फिर तोकीन पर भी इसने 1883-84 ईस्वी में इसने कब्जा कर लिया। अर्थात 20वीं सदी के प्रारंभ तक, ये सब मैं 19वीं सदी की बात कर रहा हूं, 20वीं सदी के प्रारंभ तक इस पूरे हिंद चीन प्रक्षेत्र पर फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित हो गया और वह फ्रांस का उपनिवेश हो गया। हालांकि चाइना का वहां व्यापार हो रहा था और ये लोग, ये जो प्रक्षेत्र था, खासकर वियतनामी प्रक्षेत्र, यह चाइना से विशेष प्रभावित था। और चूंकि चाइना इस फ्रांस के आधिपत्य स्थापित करने में इन लोगों का साथ नहीं दे रहा था या फिर फ्रांस का विरोध नहीं कर रहा था, इसके लिए वहां 1919 ईस्वी में चीनी विद्रोह हुआ था। चीन के खिलाफ वहां विद्रोह हुआ, चीनी विद्रोह उसको कहते हैं, 1919 ईस्वी में। अब ये लोगों की जो स्थिति थी फ्रांस की, अब मैं बता रहा हूं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या था। ये तो हुआ कि लोगों ने फ्रांस की सरकार ने यहां पर कब्जा कर लिया, क्योंकि शुरू से ही यह इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, क्योंकि वह भारत में असफल हो चुका था। भारत में इंग्लैंड की शक्ति के आगे इसकी कुछ चल नहीं रही थी, तो वह चाहता था कि इस दक्षिण पूर्व एशिया में, इस इलाके में किसी एक जगह पर यह भी अपना प्रभुत्व जमाए और उसे अपना उपनिवेश बनाए, और ताकि उसका व्यापार भी होता रहे। एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है, दोनों पर इसका नियंत्रण भी स्थापित रहे। अब इनका उद्देश्य क्या था? यह जो फ्रांस ने यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका पहला उद्देश्य जो था वह था कि इंग्लैंड और चीन के बीच में अभी मैंने आपको बताया, एक संतुलन स्थापित करना। वह चाहता था कि कोई एक मध्य में एक जगह हो जिसके एक तरफ भारत हो और एक तरफ चीन हो, और इसी क्षेत्र से वह वहां की स्थिति को कंट्रोल करे। हालांकि डायरेक्ट तो वह कर नहीं पा रहा था, भारत में वह असफल हो रहा था अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध। तो यह चाहता था, पहला उद्देश्य इसका यह था। दूसरा उद्देश्य था इसका कि अपने वहां से संपत्ति प्राप्त करना, इस उपनिवेश से अर्थ का दोहन करना, जैसे कि इंग्लैंड कर रहा था। इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसका मूल उद्देश्य यही था, व्यापार करना और यहाँ से सामान को, कच्चा माल को ले जाना या यहाँ उत्पादित माल को वहाँ ले जाना। और दूसरा कि यहाँ पर एक बाजार स्थापित करना, बाजार खोजना, और उन्हें यह जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा बाजार था, छोटा बाजार नहीं कह सकते हैं इसे। इसमें कंबोडिया, लाओस, तोकिन, अम्मान, कोचीन चीन, ये सब बड़े बड़े क्षेत्र थे, और यहाँ पर इसका जो फ्रांस का सामान था वह बिक सकता था। इस उद्देश्य से इसने यहाँ पर स्थापित किया कच्चा माल तथा बाजार। कच्चा माल में हम देखें कि उन्हें कोयला, क्रोमियम, टंगस्टन, जस्ता,
टीन, रबर, ये सब प्राप्त होते थे। और वहां पर जो स्थिति ऐसी थी, वह जो क्षेत्र था, वियतनाम का क्षेत्र था, वह चावल के लिए बहुत ही बेहतरीन था। वहाँ की जो जलवायु थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, वह चावल उत्पादन के लिए अनुकूल थी। तो फ्रांस की सरकार ने वहाँ पर वो जो दलदली इलाके थे उसको ठीक कराया, पहाड़ी इलाके थे उसको समतल बनवाया, सिंचाई की व्यवस्था की, और परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर चावल का उत्पादन इतना हो गया कि वो विश्व में तीसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया वियतनाम, चावल के मामला में। थर्ड हो गया वो विश्व में चावल उत्पादन के क्षेत्र में। यह सब फ्रांस के जो कृषि नीति थी उसके तहत ऐसा हुआ। उसने जमीनों को ठीक कराया, उसने सिंचाई की व्यवस्था कराई, और वहाँ के लोगों को अच्छा बीज वगैरह का व्यवस्था किया। तीसरा इनका उद्देश्य था कि ये लोग असभ्य लोगों को सभ्य बनाना, क्रिश्चियनिटी में इन लोगों का मौलिक कर्तव्य माना जाता था। तो उनका था कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, क्रिश्चियन धर्म को फैलाएंगे, और इसके लिए बहुत से पादरी इन व्यापारियों के साथ गए और वहाँ पर रहे। हालांकि वहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे थे। वे या तो चीन के धर्म से प्रभावित थे, या तो फिर वे भारत के धर्म से प्रभावित थे। लेकिन यहाँ इनका चूंकि उद्देश्य यह होता था कि धर्म प्रचार प्रसार, इसी उद्देश्य से ये वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हुए। अब हम देखें कि आखिर चावल उत्पादन में और क्या नीति अपनाई गई, या कृषि में क्या अपनाई गई। वहां पर फ्रांस ने एक तरफा अनुबंध की एक नीति अपनाई थी। एक तरफा अनुबंध उसको कहते थे। वन साइड कॉन्ट्रैक्ट। मजदूरों को, किसानों को वहां पर एक तरफा अनुबंध के तहत काम में लगाया जाता था, और इसमें उन्हें किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। जो उनको अनुबंध में रखता था, जो कहता था उसे करना पड़ता था। चूंकि यह एक तरफा अनुबंध था, इसलिए कह सकते हैं कि एक तरह से वह स्यूडो स्लेवरी सिस्टम था, छद्म रूप से वह दास प्रथा थी। चूंकि वे जो मजदूर थे जो एक तरफा अनुबंध में बंधे हुए थे, उनकी स्थिति दास से अधिक नहीं थी। सिर्फ उन्हें अनुबंध में रखा है, जो बगान मालिक है, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो खेती करा रहा है, बस उसका ही कहना मानना है, और उससे मुक्ति तभी मिलेगी जब वह चाहेगा। यह सिस्टम वहां पर लगाया गया। उन लोगों ने, चूंकि वहां की जो शिक्षा होती थी वह स्थानीय भाषा में या फिर चीनी भाषा में वहां की शिक्षा व्यवस्था थी। फ्रांसीसियों ने वहां पर अब नई व्यवस्था चालू की। उन लोगों ने वहां फ्रांसीसी भाषा के द्वारा, यानी फ्रेंच के द्वारा, उन लोगों ने शिक्षा देना शुरू किया। क्योंकि इनका मूल उद्देश्य था कि वहां की जो जनता है उसको अपने ही रंग ढंग में पूरी तरह ढाल देना, और जो लोग, फ्रांस के लोग वहां जाकर बस गए, पादरी हों, उद्योगपति हों, बड़े बड़े किसान हों जो खेती करा रहे थे, या फिर पदाधिकारी हो, जो भी हों, उन्हें कोलोन कहा जाता था। यानी वे फ्रांस के लोग जो इस दक्षिण पूर्व एशिया या वियतनाम में जाकर बस गए, तोकिन में, अन्नाम में, कोचिन चीन में, इन लोगों को कोलोन कहा जाता था। और वहां पर ऐसी नीति बनाई गई फ्रांस की सत्ता द्वारा, उन लोगों को भय था कि यहाँ के लोग पढ़ लिख कर कहीं आगे न बढ़ जाए। तो उन लोगों ने ऐसी नीति बनाई कि अंतिम परीक्षा में जो फाइनल एग्जाम होता था, उसमें वहां के जो स्थानीय लड़के थे, जो वहां के मूल निवासी थे, उन्हें फेल कर दिया जाता था जानकर।
ताकि वे पास न करें और फिर पढ़ते रहे, और फिर कोलोन लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि वहाँ के लोगों को पूरी तरह शिक्षित कर देना, उनका उद्देश्य यह था कि वे जो चीनी प्रभाव में हैं या भारत के प्रभाव में हैं, उससे उनको मुक्त करके पूरी तरह फ्रांस के प्रभाव में ला देना। और सबसे बड़ी बात थी कि लोगों फ्रांस की सत्ता ने हनोई विश्वविद्यालय, जो वियतनाम का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, उसको भी बंद करा दिया। तो तात्पर्य यह हुआ कि फ्रांस की सत्ता ने, फ्रांस की सरकार ने इन प्रक्षेत्र पर, इस प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और फिर वहाँ पर अपने तरह से अब मनमाने ढंग से शासन करना शुरू किया। वह उसका एक उपनिवेश हो गया। अब वहाँ पर क्या स्थिति थी, वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे आई, कौन नेता थे, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे।